तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोग को IUPAC नेमिंग सिखाया गया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे EAN और VBT के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो देखिए EAN क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो EAN क्या होता है, बेसिकली कोई भी एलिमेंट का, देखिए EAN का निकालने का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से वो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसी को बोलते हैं EAN। EAN निकालने का तरीका आपको मालूम हो गया है, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना। EAN क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, अगर उसका EAN की वैल्यू, अगर उसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 27 है ना, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगा, 27 है तो 36 होगा, है कि नहीं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स का अगर EAN उस एलिमेंट का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। और किसी का मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 53 है, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगा, 54, है कि नहीं। तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 53 है, तो इसका आगे वाला नियरेस्ट नोबल गैस तो 54 होगा ना। किसी का मान लो 25 है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट इसका क्या होगा, 36 होगा। अगर मान लो किसी का 58 है, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86, है कि नहीं। तो कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, उसका पास आपको क्या करना पड़ेगा, EAN निकालना पड़ेगा। अगर EAN उस एलिमेंट का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस का बराबर आ जाता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि EAN, ये कॉम्प्लेक्स EAN को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका स्टेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट का EAN नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आ गया है तो आप बोलेंगे कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप ध्यान देना, अभी मैं इसका रूल लिखा दूंगा। अच्छा आप बताइए, सबसे पहले बताओ यहाँ में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 27, होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ में Ag है, Ag मतलब सिल्वर, एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 47, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर कितनी है, 28, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बताओ NH3 का चार्ज कितना है, 0। ओवरऑल चार्ज, निगेटिव चार्ज कितनी है, -3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज कितना होगा, +3। यहाँ में टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +1। उसको बैलेंस करने के लिए मेटल पे चार्ज कितना होना चाहिए था, +1। NiCO क्या होता है, कार्बोनिल, चार्ज कैसा होता है, 0। तो यहाँ में निकल का चार्ज 0 है, कार्बोनिल का चार्ज भी, कोबाल्ट का भी चार्ज क्या है, 0 है। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो यहाँ में ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और यहाँ में कितना है, +1, और यहाँ में कितना है, 0, और यहाँ में कितना है, 0। समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ में बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मतलब क्या ये मेटल को 6 जगह काटेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक जगह काटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। डेंसिटी 1 है, मतलब वो एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, समझ पा रहे हैं ना। और एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और बताओ ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। ये बताओ मेटल को 2 जगह काटेगा, इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 4। समझ पा रहे हैं ना, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो आप मुझे बताइए इसका EAN निकालना है, समझ पा रहे हैं ना। अब चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन, अच्छा बताओ ये लिगेंड, ये मान लो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 12, है ना। ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन से कितना ये जो लिगेंड है ना, ये मेटल को 2 जगह काटेगा, मेटल लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, बताओ, 4। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, यहाँ में कितना, 8। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो EAN का फॉर्मूला क्या है बताइए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबका कितना है, 27। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 12।
तो ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। सॉल्व पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसका EAN की वैल्यू नेक्स्ट, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर 27 है, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है बताइए, 36 है कि नहीं है? और इसकी EAN की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 36। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स EAN को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 47, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस कितना होना चाहिए था 54। समझ पा रहे हैं ना। तो देखना है कि क्या ये EAN को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 47 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और बताइए ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया 4, तो कितना हो जाएगा बताइए इसका वैल्यू 47 में से 1 जाता है तो कितना होता है 46, 46 प्लस 4 50 है ना। लेकिन क्या ये इसका इसका एटॉमिक नंबर 47 है, क्या वो नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं। तो बोल सकते हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, इसका EAN की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितनी है 28 माइनस 0 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। और इसका करेंगे तो कितना आएगा 27 माइनस 0 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो क्या ये EAN को सेटिस्फाई कर रहा है, ये EAN रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, क्या ये कॉम्प्लेक्स EAN की वैल्यू इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ गया है, लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है क्या? नहीं, इसकी स्टेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। नहीं तो आप लोग याद कर लेते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स का EAN की वैल्यू 36 आ जाती है, मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आ जाती है, तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी से कुछ भी लेनी देनी लेना देना नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो सबसे पहले आप EAN में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, central metal atom tries to attain next nearest noble gas configuration. According to this rule, central metal tries to attain next nearest noble gas configuration. अब ये बोर्ड पे ध्यान देना है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स EAN को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं वो बताओ क्या है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है ना। मेटल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है NH3 अमाइन जुड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो 3 और 4 है ना, क्या ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। मतलब मेटल के साथ में क्या जुड़ा है, लिगेंड जो है वो क्या है कार्बोनिल है। क्या इसके बारे में आपको बताया गया था, सिनर्जिक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग के बारे में बताया गया था, है ना। जो कार्बोनिल CO है उसमें कौन सा बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो ध्यान देना, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जरूर EAN रूल को फॉलो करते ही करते हैं। समझ पा रहे हैं ना। देखो ये इसने EAN रूल को फॉलो किया है, नीचे वाला EAN रूल को फॉलो नहीं किया है। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ये चाहेगा कि हम EAN रूल को फॉलो जैसे भी करें, और EAN रूल को फॉलो करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, या तो वो डाइमराइज हो सकता है, लेकिन वो जरूर EAN रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। कौन कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना। अब ये नहीं कि ये बात आप इसमें लगाएंगे तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जरूर होगा। मतलब कभी EAN की वैल्यू हो सकती है 37 आ जाए, है कि नहीं, हो सकती है 35 आ जाए, या तो 36 आ जाए। तो जो 35 है ना वो चाहेगा 36 होने के लिए, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखेंगे जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, EAN रूल को जरूर फॉलो करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके, या तो डाइमराइज करके। समझ पा रहे हैं ना। तो उसमें उसका EAN सेटिस्फाई होती है। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान देना, या में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट है, आप बता सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग। जैसे CO4 लिखा है तो ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो बताओ यहाँ में यही वाला तो कॉम्प्लेक्स तो लिखा गया ना, ये यहाँ में EAN की वैल्यू कितनी आ रही है 35। समझ पा रहे हैं ना। अगर इसने ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को और गेन कर ले, समझ पा रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो अब इसका EAN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ में अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब सोच रहे हैं कैसे 36 आ जाएगा। अब सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ इसका EAN की कैसे 36 आएगा। आप लोग सोच भी रहे होंगे कैसे आ गया 36, लिख दिया आपने। तो ध्यान देना, यहाँ में इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 प्लस 8 होगा कि नहीं होगा।
तो बताओ कितना हो गया, 28 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 36। समझ पा रहे हैं ना। तो देखो इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन था, मतलब जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 100% अपना EAN को जरूर फॉलो करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो डाइमराइज करके, वो EAN जरूर फॉलो होता है। ठीक है, किस कॉम्प्लेक्स में, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिखा था, तो बताओ यहाँ में इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन से क्या होता है, रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन हो रही है तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स किसका जैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो अगर मान लो यहाँ में 5 हो जाए, क्या आ जाए, 5 हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा, यहाँ में कितना हो जाएगी लिखना है। अगर सीओ जो मेटल को 5 जगह काटेगा, मतलब कितना लोन पे डोनेट करेगा, 5, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 10। तो क्या यहाँ में 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो बताओ यहाँ में 10 लिख दिया जाएगा, तो यहाँ में अब क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, और ये EAN रूल को जरूर फॉलो करेगा। मतलब 27 का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, 36। तो बताओ ये 37 हो गया है, तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, लॉस करेगा। समझ पा रहे हैं ना, मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और खुद किसका जैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का जैसा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आना है, जैसे अभी मैं आपको लिखाऊंगा। अब ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, EAN निकालना है, EAN आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम, समझ पा रहे हैं ना। इसी में बुकों में कहीं कहीं लिखा होता है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 6 है तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12। तो वही कितना मेटल को, कोई भी मेटल कितना इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, वही बातें हैं, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, आप ध्यान देना, मैंने बोला था कि जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता है वो अपने EN रूल को फॉलो करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करके, या तो डाइमराइज होके। जैसे यहाँ में देखो, जो COCN, यहाँ में इसका EN कितना है, 35 है कि नहीं। लेकिन अगर इसका अपना, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो डाइमराइज हो जाएगा। तो जब ये डाइमराइज होता है तो क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, तो CO4 है, तो डाइमराइज होगा तो क्या बन जाएगा, CO2 CO8। समझ पा रहे हैं ना। अब इसमें अगर इसका EAN की वैल्यू को निकाला जाएगा, तो इसका EAN की वैल्यू 36 आएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा कैसे, अब देखो इसका EAN निकालना है, तो बताओ क्या होगा, EAN की निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर। बताओ ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 27। क्या है, 27। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कार्बोनिल का तो 0 ना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 0। क्या समझ पा रहे हैं ना। और अब थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा सोचो कि 2 CO के साथ में 4 कार्बोनिल, सॉरी 2 कोबाल्ट के साथ में 8 कार्बोनिल लगा है, तो एक CO के साथ में कितने कार्बोनिल होंगे, 4। मतलब वो कितने लोन पेयर डोनेट करने होंगे, कितने लोन पेयर, 4। इलेक्ट्रॉन कितना, 8। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो अगर यहाँ तक समझ में आया ना भाई, 2 कोबाल्ट के साथ में 8 कार्बोनिल है, तो एक कोबाल्ट के साथ में 4 कार्बोनिल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लो ये भी दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 6। समझ पा रहे हैं ना। ये ब्रिज वाला कहानी है, समझ पा रहे हैं ना। तो ब्रिज वाला में इधर से 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में देखो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ब्रिज वाला बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो बताओ इस मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 8। 8 मिला या नहीं मिला, मिला। समझ पा रहे हैं ना। सबको ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 35, है कि नहीं। मैंने बोला था कि जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डाइमराइज करके EAN को जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ में तो फॉलो नहीं हो रही है। तो अब ध्यान देना है, +1 लिखना पड़ेगा। और ये 1 कहां से, फ्रॉम मेटल। अब देखो क्या ये कोबाल्ट मेटल जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ में देखो कोबाल्ट और कोबाल्ट का बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ में कोबाल्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ में जो +1 आया है, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, कहां से आया है, मेटल जो बॉन्ड बनाया है वहां से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, ध्यान देना। आप सोच रहे हैं कि यहाँ में देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है कि नहीं है। तो क्या ये 27 में ये इलेक्ट्रॉन भी काउंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, 27 ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंट हुआ होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब ध्यान देना,
अब इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ में मेटल और मेटल का बीच का बॉन्ड का वजह से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों में शेयरिंग हुई होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का वजह से बताओ इसका अब EAN की वैल्यू 36 हुई कि नहीं होगी? हो गई। तो हमेशा देखना कार्बोनिल जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके वो क्या कर लेते हैं, EAN रूल को सेटिस्फाई करते हैं। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अभी तक देखो ये जो 4 एग्जाम्पल आपको लिखाया गया है उसमें जो डब्बा का अंदर में मेटल एक है या दो है? मेटल एक है ना, सेंट्रल मेटल एटम तो एक ही है ना, तो इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियर या मोनोसेंट्रिक। समझ पा रहे हैं ना? होमोसेंट्रिक बोलते हैं। अब इसमें देखो अगर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर। तो ये बताओ होमोन्यूक्लियर है या पॉलीन्यूक्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स होमोन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर? पॉलीन्यूक्लियर। और ये सारे एग्जांपल जो होंगे वो कैसे होंगे? होमोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर में दो ही एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया है, एक तो CO2 CO8 और एक Mn2 CO10। समझ पा रहे हैं ना? तो ये दो एग्जांपल होगा जो किसका होगा? पॉलीन्यूक्लियर का होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा बताओ होमोन्यूक्लियर होंगे, ठीक है, होमोन्यूक्लियर में EAN निकालना बहुत आसान है। और पॉलीन्यूक्लियर में ध्यान देना जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा लास्ट, वो मेटल मेटल का साथ में भी बॉन्ड बना होगा जिसका वजह से एक इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा, तभी उसका EAN की वैल्यू 36 आएगी। समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देखो, उसके बाद मैं पॉइंट लिखाऊंगा। अच्छा बताओ ये जो लिखा गया है Mn2CO10 ये होमोन्यूक्लियर है या पॉलीन्यूक्लियर है? पॉलीन्यूक्लियर, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा है कि नहीं है? है। तो अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ मैग्नीज जो लिखा है, मैग्नीज, दो मैग्नीज के साथ में 10 CO है, तो एक मैग्नीज के साथ में कितने CO होंगे? 5। तो यहाँ में 5। ठीक है, ये डायग्राम है ना। अब ध्यान देना भाई, यहाँ में इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 2 2 2 है कि नहीं? यहाँ में मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितनी है? 25। कितनी है? 25। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा अब देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो क्या बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी 25 में काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो बताओ इसका EAN की वैल्यू क्या होगी बताइए? एटॉमिक नंबर कितनी है? 25 माइनस क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कार्बोनिल का 0 ना होता है, हाँ 0, प्लस क्या लिखना पड़ेगा? मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए किससे? लिगेंड से। तो कितने लिए? 10। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। मैंने बोला था कि ये क्या हुआ है? डाइमराइज हुआ होगा। और इसका मोनोमर क्या होगा? MnCO5 है ना। MnCO5 से वो डाइमराइज किया होगा तो ये कंपाउंड बना होगा, है कि नहीं? Mn2CO10। लेकिन अगर इसने डाइमराइज हुआ है, डाइमर बना है, तो बताओ क्या इसका EAN की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए, EAN रूल को फॉलो करना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्या होना चाहिए? 36 के बराबर होना ही चाहिए इसका EAN की वैल्यू। तो अब मुझे बताइए यहाँ में क्या करना पड़ेगा? यहाँ में मेटल में ये 25 में ऑलरेडी ये वाला इलेक्ट्रॉन काउंट हो चुका है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो अब इसका भी इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट होगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? मेटल मेटल का बीच का बॉन्ड का वजह से। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ इसका EAN की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 36। तो मैंने वही बोला कि जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान देना, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होंगे वो हमेशा EAN रूल को फॉलो करते ही करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो डाइमराइज करके। ये निकालने का ये रूल है ना? ठीक है। जरूरी नहीं कि EAN कोई भी कॉम्प्लेक्स का EAN की वैल्यू हमेशा 36 आ जाएगा। मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 47 है तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस 54 आना चाहिए। अगर आ गया होता 54 तो आप क्या बोलते कि ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना? नहीं आ रहा है तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है कि नहीं तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होते हैं 12 में कि जिस कोई भी कॉम्प्लेक्स का EAN की वैल्यू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आती है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद पॉइंट लिखना। मेटल कार्बोनिल लिखेंगे, मेटल कार्बोनिल, metal carbonyl complex can undergoes, metal carbonyl complex undergoes oxidation, reduction
ऑक्सीडेशन कॉमा रिडक्शन और डाइमराइजेशन to follow EAN rule, to follow EAN rule. To follow EAN rule. हो गया ना? अब नेक्स्ट में लिखेंगे सेकंड में मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लिखेंगे मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। लिखेंगे those complex which contain only one central metal atom, only one central metal atom। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम होते हैं तो क्या कहलाते हैं, मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर ऑब्लिक पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। Those complex which contain two or more central metal atom, two or more central metal atom। तो एग्जांपल क्या लिखेंगे बताइए, उसका नीचे में एग्जांपल क्या लिखेंगे, देखिए ये लिख लेंगे CO2 CO8, CO2 CO8। यहाँ में देखिए कोबाल्ट जो है उसमें दो एटम है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें एटम दो या दो से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। या कॉमा देखिए Mn2CO10, नेक्स्ट में ये एग्जांपल भी हो सकता है Mn2CO10। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल, लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉलो EAN रूल, ऑलवेज फॉलो EAN रूल। समझ पा रहे हैं ना? तो हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमेशा कौन सा रूल को फॉलो करते हैं, EAN रूल। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी काउंट है 27 में, और ये 1 कहां से लिखा है, फ्रॉम मेटल मेटल बॉन्ड का वजह से। अगर मेटल मेटल का बीच का जो बॉन्ड है वहां से एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो तब इसका EAN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे लिखा है इन द कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ XYZ इफ द कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN रूल। ठीक है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है तो थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान देंगे। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें आपको XYZ की वैल्यू पता करना है, और ये कॉम्प्लेक्स किसको फॉलो कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो X की वैल्यू क्या होगी, EAN का फॉलो करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सोच के देखिए। मतलब अगर ये आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है कि नहीं, और बताओ यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, CO तो न्यूट्रल है, X इंटू 0 करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज आएगा वो कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। अब बताओ ये EAN फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ में क्या आना चाहिए, मतलब 26 में क्या ऐड करें कि 36 हो जाए। EAN का मतलब होता है जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ में तो 10 हो जाएगा तभी तो 36 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, X की वैल्यू क्या है फिर 5 है कि नहीं। ये 10 क्या होता है भाई, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। अगर लिगेंड 5 होगा तभी ना वो 10 इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, नहीं तो उससे अच्छा ये है कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितनी है 26,
-0। और बताओ CO जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? 2 करता है कि नहीं करता है? अगर यहाँ में देखो 1 CO होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 CO होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को देगा, है कि नहीं? तो मान लो x CO है तो कितना करेगा भाई? 2x। और ये EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 36 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो x की वैल्यू बताइए कितना आएगा? x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5। तो बताओ यहाँ में x की वैल्यू क्या होना चाहिए था? 5, है ना? उसी प्रकार क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितनी है? कितना है भाई? 24। कितना है? -2। यहाँ में क्या करेंगे? 0 प्लस 2y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 36। तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? बता दो भाई आप खुद से, कितना? 6। चलिए 6 हो जाएगा। निकल का एटॉमिक नंबर कितनी है? 28। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 प्लस 2 इंटू क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड। CO तो 2 लोन पेयर को देगा, 1 लोन पेयर को देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। Z है तो क्या हो जाएगा? 2Z। और ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है तो इसकी वैल्यू 36 आ रही होगी, है ना? तो बताओ Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप XYZ की वैल्यू आप निकाल दिए। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना? समझ में आया है? आया नहीं आया? EAN का मतलब होता है कि ये एलिमेंट का जो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर है, अगर ये इसका एटॉमिक नंबर सॉल्व करके इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाए तो EAN रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं ना? क्या ये सारे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं क्या? तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हमेशा EAN रूल को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या तो गेन करके, या तो क्या करके? डाइमराइज होके। ठीक है, तो बताइए यहाँ में EAN कितना होगा? बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितनी है? 25 माइनस यहाँ में क्या हो जाएगा? 0 प्लस कितना हो जाएगा? 12। समझ पा रहे हैं ना? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, आप लोग 25 बता रहे थे। मैग्नीज का 25 होता है। तो बताओ यहाँ में EAN की वैल्यू कितनी आ गई? 36। यहाँ में आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस 0 प्लस कितना हो जाएगा? तो ये भी कितना हो रहा है? 36। ये भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अब देखो CO4 में निकालेंगे तो कोबाल्ट का कितना है? 27 प्लस कितना हो जाएगा? 8। तो इसका क्या हो जाएगा? 35। तो ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो गेन करेगा। तो 36 होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 36 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं? अब यहाँ में निकालेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये 4 क्या लगा है? लिगेंड, तो कितना इलेक्ट्रॉन को देगा? 8। तो ये भी कितना हो जाएगा? 36। समझ में आ रही है क्या? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? C। देखो, मैं आपको बोला था कि जो जहां भी NO आ जाए, NO का मतलब क्या होता है? नाइट्रोसोनियम भी हो सकता है, नाइट्रोसो भी हो सकता है, या नाइट्रोसिल या नाइट्रोसोनियम भी हो सकता है ना? लेकिन कब NO पे चार्ज प्लस लिखा जाएगा, कब NO पे चार्ज न्यूट्रल माना जाएगा? तो मैं बोला था कि 2 कॉम्प्लेक्स में याद रखना, वहां में NO जो होता है वो NO प्लस के फॉर्म में होता है। एक तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, IUPAC नेम लिखाया था वहां पे, और दूसरा जगह जब आएगा हमारा नेक्स्ट ही क्लास में आएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना? तो वहां में जो NO होता है वो NO प्लस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जहां भी NO लिखा जाएगा आप उसको न्यूट्रल ही मानना है। तो जब NO न्यूट्रल होता है तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया गया था, NO और ClO2 ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 3। समझ पा रहे हैं? ये बात याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। ClO2 और NO न्यूट्रल होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्वेश्चन में यूज आएगा, ये क्वेश्चन एम्स का है, पहले आया करता था एम्स का अलग। तो लिखेंगे इन द कॉम्प्लेक्स FeCO2 NO2 in complex FeCO2 NO2 if neutral NO ligand if neutral NO ligand is replaced by CO ligand, then how many CO ligand will be required? Then how many CO
then how many CO ligand will be required? ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। समझ पा रहे हैं ना? 1 2 3 4। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ में जो NO होगा, अगर ये न्यूट्रल है, कैसा है? न्यूट्रल है, और एक बार ये क्या हो सकता है? केटाइनिक हो सकता है, ठीक है? तो न्यूट्रल होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, अगर ये केटाइनिक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? NO अगर न्यूट्रल है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, अगर वो नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े थे ये 2 ही एग्जांपल, पूरा केमिकल बॉन्डिंग में 2 ही एग्जांपल था, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का, एक तो NO और दूसरा ClO2। समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है? क्या याद है? किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना है। अब देखिए, हम लोग अगर बात करेंगे, देखो यहाँ में क्या बोला गया है कि NO को रिप्लेस करना है, ठीक है? NO, यहाँ में NO कैसा है? न्यूट्रल, वहां में क्वेश्चन में खुद ही मेंशन किया है, ठीक है? अगर यहाँ में NO न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को हटाना है और उसके जगह में क्या लगाना है? CO। समझ पा रहे हैं ना? तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए कि इसको हटाना है, इसको लगाना है, इसका ये मतलब होता है कि EAN रूल, EAN की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, EAN चेंज नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, यही मतलब होता है कि अब इसको हटा देंगे, दूसरा को लाएंगे तो EAN की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। पहले जितना EAN है अभी भी उतना EAN रहना ही चाहिए, ठीक है? तो आप सोच के देखो, यहाँ में NO कितना है भाई? NO तो 2 है, और NO में कितना इलेक्ट्रॉन? NO न्यूट्रल है, और कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो 2 NO में कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा भाई? 6, मतलब 6। क्या कर रहे हैं आप लोग? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर को आप रिप्लेस कर रहे हैं, किससे? CO से। समझ पा रहे हैं ना? तो CO तो आपको मालूम है ना, CO तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर आप NO को हटा रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को आप हटा रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए CO कितने डालना पड़ेगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ में जो NO है वो क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनर है। तो NO कितना है? 2 × 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर को आप क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर दीजिए, किससे? CO से। तो CO कितना चाहिए भाई? CO को 6 इलेक्ट्रॉन डोनर को हटाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर डालना पड़ेगा, और CO तो भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना? तो 3 CO को लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? FeCO2 CO5। समझ पा रहे हैं ना? तो NO की जगह में CO को 3 डालना पड़ेगा, तभी आपका EAN की वैल्यू सेम रहेगी। अब किसी का भी रिप्लेसमेंट करना है तो उतना इलेक्ट्रॉन आप लोग याद रखना है, सेम रहेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, नहीं तो EAN की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? तो जितना इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपको डालना पड़ेगा। अगर यहाँ में केटाइनिक NO प्लस बोला होता तो क्या होता बताओ? 2, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को आप रिप्लेस करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। अगर NO प्लस के फॉर्म में होता तो बताओ यहाँ से ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता? 2। तो अगर 2 NO है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर को हटा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर डालना पड़ेगा, तो 2 CO डालना पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रल बोला है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अगर ये याद है तो क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, हम लोग सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताया गया था कि अगर हमारा स्टेरिक नंबर H की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 3 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 होने से हाइब्रिडाइजेशन sp3, 5 होने से sp3d, 6 होने से क्या होता था? sp3d2। समझ पा रहे हैं ना? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अब यहाँ में क्या करना पड़ेगा? ये H की वैल्यू को रिप्लेस करके ये सारा हम लोग किस पे पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 है तो क्या हो जाएगा बताओ? sp2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा तो बताओ क्या हो जाएगा? sp2। 4 होगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? देखिए, ठीक
ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 में चेंज हो जाता है, बाकी वहां में कोऑर्डिनेशन नंबर देखो हाइब्रिड स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d ही होता है, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसका दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो प्रकार का हाइब्रिडेशन होगा, एक तो sp3 एक dsp2। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए ध्यान देना, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होता था, लीनियर। कैसा होता था? तो मान लो ये मेटल है और इसको लिगेंड, यहाँ से भी लिगेंड आएंगे और यहाँ से लिगेंड आएंगे, और इससे हमारा जो ज्योमेट्री बन के आएगा वो क्या आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, समझ पा? यहाँ में डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि एस में एस ऑर्बिटल हुआ होगा और पी ऑर्बिटल है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर। लीनियर में क्या होगा, मेटल होगा और यहाँ से लिगेंड आ रहा होगा, यहाँ से लिगेंड आ रहा होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सब कुछ पढ़े हैं आप लोग। sp2 में क्या होता है बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। मालूम है ना, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होगा बताओ, हमारा मेटल होगा और यहाँ में लिगेंड होंगे ऐसे। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। क्या यहाँ में डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं। sp3 में क्या होता है, देखो sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार का हाइब्रिडेशन, एक तो sp3 और एक होता है dsp2। अगर sp3 होता है तो बताओ इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल आप लोग को मालूम है मेटल होगा और ये 4 लिगेंड इसके साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होती है। क्या यहाँ में डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है? नहीं। अगर dsp2 होता है तो इसका होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। समझ पा रहे हैं ना। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, मान लो ये मेटल है और इससे हमारे 4 लिगेंड जुड़े होंगे। समझ पा रहे हैं ना। या में हर लिगेंड का बीच का एंगल बताओ कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। और देखो जो डायगोनल में होंगे उसका बीच का एंगल 180 डिग्री और एडजेसेंट में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसी में सिस और ट्रांस डिफाइन होगा जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो क्या यहाँ में देखो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। कौन सा डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, आंसर इज dx² माइनस y²। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, sp3d होता है तो बताओ ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ पा रहे हैं ना। और इसका भी क्या होगा ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ पा रहे हैं ना। दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा, सेम होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर मालूम है क्या, यहाँ में मेटल होगा और यहाँ में देखो लिगेंड होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर। दोनों का ज्योमेट्री सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का भी सेम है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। उसी प्रकार ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है, sp3d2। क्या होता है, sp3d2 या क्या होता है, d2sp3। समझ पा रहे हैं ना। तो दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। देखो भाई यहाँ में क्या हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो डिफरेंस आ रही है, एक तो sp3 आ रही है और एक dsp2 आ रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला d है ना उसको उठा के पहले कर दो, बाकी सब कुछ चेंज नहीं है। sp3d और dsp3। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ में जो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, dz²। क्या इस्तेमाल होता है, dz²। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। यहाँ में जो dsp2 में डी ऑर्बिटल कौन सा है, dx² y²। और यहाँ में sp3d में डी ऑर्बिटल कौन सा है, dz²। डी को पहले कर देना है, बाकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का ज्योमेट्री सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है ना। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कहानी है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी कुछ नहीं करना है, sp3d2 है ना, और डी वाला जो डी का 2 ऑर्बिटल है उसको आगे रख दो तो ये बन जाएगा, है कि नहीं। दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलो या तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, ये देखिए ये हमारे लिगेंड है और ये लिगेंड हो गए, इनका स्क्वायर बाई पिरामिडल या क्या बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, इसमें डी के कितने ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं, 2। कौन कौन से होंगे भाई, dx² y² एंड dz²। समझ पा रहे हैं ना। अब देखो भाई क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, है कि नहीं। तो जब आउटर, ये देखो जो डी ऑर्बिटल है वो बाहर में लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, यहाँ में डी कहाँ में है, पहले है, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखो यहाँ में ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डी जो बाहर में लिखा है तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और डी अंदर लिखा है तो क्या लिखेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना।
दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का ज्योमेट्री क्या है, सेम है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, और समझ पा रहे होंगे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस है उसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर बाहर में डी लिखा है तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, कब आउटर बोला जाएगा कब इनर बोला जाएगा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर एस पी डी लिखा है, समझ पा रहे हैं ना, तो इसके साथ में अगर क्वांटम नंबर एन लिखा जाए, क्या लिखा जाए, एन, समझ पा रहे हैं ना। और एक मान लो पहले डी लिखा है और इसके साथ में डी के साथ में जो नंबर होता है क्वांटम नंबर, वो क्या हो चलता है, एन माइनस वन, समझ पा रहे हैं ना। तो बोर्ड पे ध्यान देना, अगर एस पी डी लिखा है, समझ पा रहे हैं ना, उसके साथ में क्वांटम नंबर है एन, क्योंकि एस और पी के साथ में क्वांटम नंबर हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, एन वाला ना, समझ पा रहे हैं ना, आउटर मोस्ट सेल का है। तो अगर एन एस एन पी एन डी लिखा है तो समझ लेना एन डी के साथ में नंबर अगर एन है तो समझ लेना वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर वो डी के साथ में नंबर क्या है, एन माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में ध्यान देना, अभी बताओ यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में तो एस पी ये डी है, एस पी डी, तो एस के साथ पी के साथ में तो नंबर एन ही चलता है, और ये डी भी लिखा है तो इसके साथ भी नंबर एन है। तो ये जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और देखो एस पी तो एन चलता है, लेकिन उससे पहले क्या है, डी, तो इसके लिए नंबर क्या होगा, एन माइनस वन। तो बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या समझ पा रहे हैं ना। उसी प्रकार एस पी के साथ में तो नंबर एन चलेगा और डी के साथ में नंबर, देखो एस पी के साथ में नंबर एन चलेगा, डी भी उसी के साथ में है ना, उसके बाद में है, तो डी के साथ में जो नंबर चलेगा वो क्या चलेगा, एन। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना, 4p 5s, ठीक है, 4d। तो अगर मान लो ऐसा है 4s 4p 4d, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर n इक्वल टू फिक्स है 4s 4p 4d, तो n तो 4 है, तो यहाँ में जो d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा, आउटर वाला, समझ पा रहे हैं ना। तो उसके लिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, ये 4s ऐसा लिखा है 4s 4p 3d, समझ पा रहे हैं ना। तो इसके साथ में तो नंबर n है, लेकिन इसके साथ में d के साथ में नंबर क्या है, n माइनस वन। तो समझ लेना कि अगर ऐसा लिखा होगा तो समझ लेना वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए आज के लिए इतनी, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू कराया जाएगा।